ऐसे कुणाल सिंह हैं, कुणाल सिंह। मैं 2-3 कहानियों का रेफरेंस देकर निर्णय आपको बताता हूँ। कुणाल सिंह का नाम मैंने पहले भी लिया है। एक कहानी, बड़ी प्रसिद्ध कहानी हुई थी, उधर बड़ी चर्चा हुई थी आलोचकों के बीच। इसकी कहानी है, लंबी कहानी है, रोमियो जूलियट और अंधेरा। कहानी क्या है? कामशास्त्र है, अनुभा और मनोज के वासनात्मक दृश्यों को अंकेक्षण है। हमें कुणाल सिंह की बड़ी कहानी है, लंबी, जैसे लंबी कविता होती है ऐसे लंबी कहानी भी। रोमियो जूलियट और अंधेरा। अनुभा और मनोज जिस प्रकार से वार्तालाप करते हैं, जिस प्रकार से अपनी भावनाओं को शब्द देते हैं, जिस प्रकार से उत्तेजक फिल्मों की तरह उत्तेजक वातावरण का निर्माण करते हैं, जिस प्रकार के अश्लील प्रणय दृश्यों का रेखांकन कुणाल सिंह जी ने किया है, और फिर जिस प्रकार से इनका दर्दनाक अंत होता है, यह विचलित करने वाली कहानी है कुणाल सिंह की। आपने कभी हमारी कोई कहानी वात्स्यायन का विषय प्रवर्तन करने लगे? हमारी कोई कहानी ऐसी हो कि हम अपने बच्चों के सामने उसे पढ़ ना पाए? हमारी कोई कहानी ऐसी हो कि परिवार का दूसरा सदस्य पढ़े तो हमें कोफ्त हो और वो ये कहे कि ये कौन सी कहानी पढ़ रहे थे तुम? ऐसी कहानियां अगर हमारे घरों में पुस्तकों के रूप में रहेंगी तो वो क्या निर्णय देंगी, क्या विषय प्रवर्तन करेंगी, क्या तथ्य बताएंगी, किस प्रकार के समाज का निर्माण करेंगी? मैं इसे नई नैतिकता कह रहा हूं, लेकिन ये बुरी नैतिकता है। इस प्रकार के नैतिक रचनाकार आज हमारे बीच में कहानियों की किताबों के रूप में जब हमारी अलमारियों में होंगे तो क्या होगा? अच्छा, एक सवाल करता हूं। कुणाल सिंह की एक और कहानी है, उपसंहार। आपने कभी ऐसा सुना कि कोई हम पिता हैं, हमारी पुत्रियां होती हैं, उन पुत्रियों के हम विवाह की चिंता करते? कुणाल सिंह ने एक कहानी लिखी है जिसमें एक पिता कहता है कि मैं विवाह नहीं कर पाऊंगा, तुमको जहां यौन संतुष्टि मिले तुमको वहां चला जाना चाहिए, मेरी ओर से तुम फ्री हो। ये कहानी है? ये नैतिकता है? ये नया समाज की रचना है क्या? पिता कहते हैं कि जहां तुमको तृप्ति मिले तुम वहां तृप्ति ढूंढ लेना। मैं कहता हूं क्षण भर के लिए ही सही। ये किस प्रकार के समाज की रचना हमारा समकालीन कहानीकार करना चाहता है? कुणाल सिंह जी कैसा समाज बनाना चाह रहे हैं? कैसे समाज की रचना का संकल्प उनके मन में है? उनके दिमाग में ये बात आती कैसे है? जिसे हम पाप कहते हैं, जिसे हम अपराध कहते हैं, इन अपराधों की कहानी है समकालीन कहानी, और इसीलिए मूल्यहीनता की कहानी है, इसीलिए नैतिक पतन की कहानी। शिल्पी जी का नाम आपने सुना होगा। एक कहानी है, पापा तुम्हारे भाई। अब तो समाज है, हम टीवी में भी देखते हैं कि इस प्रकार के पापा के भाई, कुछ ऐसे भाई भी हो जाते हैं जो परंपराओं का उल्लंघन करने में, मर्यादाओं को तार तार करने में चूकते नहीं हैं। लेकिन ये पाप है, ये अपराध है। हम ऐसे दृश्य को बचा कर रखते हैं। लेकिन पापा तुम्हारे भाई में शिल्पी जी ने एक कहानी लिखी है, और इस कहानी में पारिवारिक चाचा एक लड़की का किस प्रकार से शोषण करता है, शोषण ही नहीं करता, बलात्कार करता है, क्रूरता करता है, ऐसा मिथक कहानी के अंदर आया। अब हम जब कहानियों में इस प्रकार की बातें पढ़ते हैं, ये ठीक है, हमें समाज को जगाना लक्ष्य होगा, लेकिन ऐसा विद्रूप जगाना, ऐसे विद्रूप समाज की रचना, ऐसा विद्रूप सत्य बताना जिससे वितृष्णा हो जाए, जिससे घिन आ जाए, जिससे अपना जीवन नश्वर लगने लगे, जिसे जीने का मन खत्म हो जाए, जिससे जीने का संकल्प प्रभावित होने लगे, ऐसी कहानियां पढ़कर क्या करेंगे? ऐसा सत्य, ऐसा चित्र। आप टीवी देखते हैं, न्यूज देखते हैं, न्यूज चैनल को कितनी स्वतंत्रता है आप बताइए? सब प्रकार की स्वतंत्रता है, लेकिन इसके बावजूद ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने 4 मर्यादाएं लगा रखी हैं। आज तक किसी न्यूज चैनल में, फिल्मों में तो आप देख सकते हैं, लेकिन किसी न्यूज चैनल सच दिखाता है ना, कहानी सच दिखाती है ना, लेकिन न्यूज चैनल पर प्रतिबंध है। और जानते हैं क्या प्रतिबंध है? प्रतिबंध यह है कि वो खून नहीं दिखा सकता। आप याद करिए कि आपने न्यूज देखते हुए कभी खून देखा हो। खून का बहना, खून का रिसना वर्जित है। मृत्यु होते दिखाना वर्जित है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग हैं हम भाई। लेकिन हमारी कहानी क्या नए अनुशासन, मुझे लगता है कि अब वो समय है कि जब इन कहानीकारों पर अनुशासन होना चाहिए, और वो समय होगा। फिर आप कहेंगे कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है।
मुझे आश्चर्य नहीं है कि अब इस प्रकार के कथाकारों पर कानूनी कार्यवाही की संभावना बन जाएगी। वजह क्या है? मर्यादाओं को तोड़कर विषय रखने वाले लोग। मैं चंदन पांडे की ही एक कहानी सुनो का रेफरेंस और आपको देना चाहता हूं। चंदन पांडे प्रिय हैं मुझे, बिल्कुल नवयुवक हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन कहीं कहीं नेहा और मानस नाम का एक युगल है इस सुनो कहानी में। अब देखिए, जो मानस है वो जो आज का भ्रष्टाचारी समाज है उसका प्रतिनिधित्व करता है। उसके पिता अधिकारी हैं, खूब घूस कमा रहा है, बड़ा आदमी है। नेहा एक सांस्कारिक घर से आती है, उसके पिता सामान्य शिक्षक या इस प्रकार का काम करने वाले हैं। अब जब नेहा का ब्याह मानस के यहाँ हो जाता तो उसके यहाँ बड़ा पैसा है, इफरात पैसा है। अब पैसा आप गलत काम से कमाएंगे तो जांच होगी, आपके फंसने का खतरा है, आपके जेल जाने का खतरा है, जीवन नष्ट होने का खतरा है। इसीलिए तो भ्रष्टाचार को हम रोकते हैं। लेकिन ऐसा भ्रष्टाचारी मानस एक बार फंस जाता है और उसके आय से अधिक संपत्ति की जांच होती है। आप ध्यान से सुनिएगा ये कहानी, मैं इसको थोड़ा 1 मिनट देकर इस विषय को रख रहा हूँ। चंदन पांडे कहते हैं कि ये सुनो कहानी की जो नेहा है, सांस्कारिक परिवार की नेहा, मध्यवर्गीय की नेहा, परंपरागत समाज की नेहा मानस के यहाँ जाती है। अरबों खरबों रुपए है, कोई बात नहीं। अब जब वो अरबों खरबों रुपए वाला मानस फंस जाता है, उसके जेल जाने की स्थिति आ जाती है। अब एक ही उपाय बचा है, जज के सामने अदालत में सजा सुनाने को तैयार है जज। 20 साल की सजा हो जाएगी उसे। उसको एक मौका देता है जज, कहता है कि 1 दिन की डेट टाल रहा हूं मैं, ये बताओ कि तुम्हारे पास ये अरबों रुपए आया कहां से, बस केवल एक बात बता दो तुम। अगर ऐसा बता दोगे तो तुमको सजा से फ्री कर देंगे। अगले दिन मानस अपनी पत्नी नेहा को साथ लेकर जाता है और नेहा एक बयान देती है। ये बयान आप सुन लीजिएगा, क्योंकि ये बयान मानस ने दिलवाया है अपनी जान बचाने के लिए और पति के मोह में पड़ी हुई नेहा ने यह बयान दिया है। कहती है नेहा, कहती है कि ये पैसा मेरा है। जज पूछता है कि ये पैसा कहां से आया? नेहा कहती है कि मैं प्रोस्टिट्यूट का काम करती थी, मैं वेश्या का काम करती थी। जज पूछता है तुम्हारे पति को मालूम है? कहा हाँ, उसको बताकर करती थी मैं, और उसको बताकर ये पैसा मैंने करोड़ों अरबों रुपए कमाया है। और वो मानस छूट जाता है। शाम को जब घर आता है तो पूछता है, कहता है कि ऐसा साहस कहाँ से तुम्हारे मन में आया, कैसे कह पाई होगी? मैंने कह दिया तो तुमने कहा, लेकिन कहते हुए तुम्हें कैसा लगा होगा? अब इन बातों का कोई अर्थ नहीं रहता, लेकिन प्रोस्टिट्यूट से कमाया हुआ, वेश्यावृत्ति से कमाया हुआ धन है ऐसा। ये कहानी, ये नैतिकता, ये संदर्भ, ये उदाहरण, यानी कि हम इन भ्रष्टाचारियों के लिए इस प्रकार का मार्ग, ये कथाकार की सर्जना। मुझे ऐसी सर्जना, मुझे लगता है कि यह सर्जना नहीं है, बल्कि यह पतन है, यह अधोगति। हमारे यहाँ कभी भी संस्कृत साहित्य से आप देख लीजिए, यौनांकन वर्ज्य नहीं है। हमारे यहाँ प्रेम और प्रणय दृश्य वर्ज्य नहीं है। खुलकर पुरुष और स्त्री लेखक अपनी बात लिखते रहे हैं। रति प्रसंगों का रीतिवाद एक युग है, लेकिन जब कथाकार की जीभ लपलपाने लगे तो कथा तत्व नष्ट हो जाएगा, कहानी मर जाएगी। नीलाक्षी सिंह की एक कहानी है, उस बरस के मौसम में। हमारे यहाँ परंपरा से है। आप देखिए कि विद्यापति किस प्रकार के कवि हैं, रीति और श्रृंगार के मिश्र कवि हैं। इस प्रकार की श्रृंगारिकता अपने हमेशा से रही है, लेकिन मर्यादा के आचरण में रही है। इस मर्यादा को छोड़ने का काम समकालीन कहानी करती। जो काम कविता नहीं कर पाई वो काम समकालीन कहानी करती। आप देखिए, उस बरस के मौसम में अंतरा और अक्षत ये 2 पात्र हैं। दोनों के बीच अंतरंगता है, लेकिन इस अंतरंगता के बाद भी दोनों में वैकल्पिकता भी है। मतलब ये अंतरंगता अवसर आधारित है, कुछ क्षणों की अंतरंगता है, इसके बाद दोनों का अपना अपना राह है। क्यों? क्योंकि दोनों अक्षत शादीशुदा, उसके अपनी बीवी हैं, बच्चे हैं, लेकिन वो विवाहेतर संबंधों में सुविधामूलक तर्क लेता है और कहता है कि क्षण भर के लिए अगर कहीं मर्यादा का त्याग करना पड़ता हो तो बुरा नहीं है। ये कहानी अद्भुत कहानी। मैंने एक नाम लिया था पराग कुमार मांदले, बोध उनकी कहानी है। बोध कहानी भी इसी तरह की कहानी। बोध कहानी की लड़की का कमेंट पढ़ता हूं मैं, कथन कहानी से उद्धृत करता हूं। आप बस इतने से ही आप समझ जाएंगे
लड़की कहती है बोध कहानी की, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूं और अब तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। लेकिन कथाकार लिखता है, लेकिन यौन उत्तेजना के स्खलन के साथ ही वह कहती है कि चलो चलें। हम जिन बातों को जीवन में बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं वो कितनी महत्वहीन सिद्ध होती हैं। कुछ पलों और सारे जीवन में बहुत अंतर है। ये सुविधामूलक तर्क नहीं है क्या? आपको नहीं लगता है कि ये एक विचित्र प्रकार का पतन है? समकालीन कहानी में आ रहा है। क्या लोग कहानी को भी मारना चाहते हैं? कविता तो मरी, जब कविता रचने की जिद के कारण कविता की मृत्यु हो गई, आम आदमी के बीच कविता नहीं रही। अब इस प्रकार की कहानियां आएंगी तो ये कहानी भी आम आदमी के बीच नहीं रहेगी। और आप यकीन मानिए मित्रों, आप हिंदी के विद्यार्थी और विद्वान हैं, आज जिस प्रकार से गति कविता की हुई है वैसी ही गति समकालीन कहानीकार कहानी की बनाने पर उतारू हैं। और आप रोकेंगे अपने बच्चों को कि समकालीन कहानियां नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि ये कहानियां नहीं है, ये रीतिवाद है। इंटरनेट का रीतिवाद समकालीन कहानियों में उतर आया है। सरकार इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने जा रही है, लेकिन इन कहानियों पर, चूंकि कहानियों में एक मर्यादा होती है, इस मर्यादा को अनुशासन मानकर इन कहानियों पर अनुशासन कौन लगाएगा, ये एक प्रश्न है। यूज एंड थ्रो नई नैतिकता है समकालीन कहानी का केंद्रीय विषय। यूज एंड थ्रो, प्रेम के नाम पर जो हमारे यहाँ परंपरागत शाश्वत प्रेम था, अभी उस प्रेम को समकालीन कहानीकार किस प्रकार से चित्रित करता है? उसने नारा दिया है यूज एंड थ्रो। हम यूज एंड थ्रो की संस्कृति वाले लोग हैं क्या? हम अमेरिका हैं क्या? हम यूरोप हैं क्या? क्या हमें अमेरिका और यूरोप केवल इन मामलों में यूज एंड थ्रो या नैतिक पतन के मामलों में हम अमेरिका और रूस बन जाएं और बाकी भिखमंगे बने रहें, हमारे पास संसाधन कुछ ना रहे? इस प्रकार के साहित्य रचना को मैं संशय की नज़र से देखता हूँ। एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है और मुझे लगता है कि इसे जरूर आपने सुना और पढ़ा होगा, विद्यार्थी तक इसे पढ़ते हैं। कहानी है इति गोंगेश पाल वृत्तांत। बड़ी चर्चित हुई थी, कुणाल सिंह की कहानी है, बड़ी चर्चित हुई। 2007 या 8 में किसी पत्रिका में, तमाम पत्रिकाओं में छपी, बड़ी चर्चित हुई। इति गोंगेश पाल वृत्तांत कहानी है ये कि कामशास्त्र है, ये आप ही तय करेंगे। मुझे तो शर्म आ रही है इसका उद्धरण पढ़ते हुए भी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे इस तरह के रिफ्रेशर के मंच पर इस कहानी का एक उद्धरण पढ़ना चाहिए कि नहीं। फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। कहानी में एक युवक है जो 16 वर्ष का है और एक महिला है जो 40 वर्ष का है। इन दोनों के मध्य प्रेम नहीं, यूज एंड थ्रो की कथा है। मुझे लगता है कि मैं अधिक इस पर बता नहीं पाऊंगा, मुझे खुद शर्म सी आ रही है। मैं एक कहानी का एक कथन पढ़ देता हूँ, इससे आप इति गोंगेश पाल वृत्तांत आप समझ जाएंगे। यह कहानी लेखन साहित्य को कहाँ ले जाकर खड़ा करेगा, इसे आप तय करेंगे। आप प्रबुद्ध हैं, मुझे शर्म आती है, मुझे शर्म आ रही है कि मैं पढ़ दूँ। मैं कथन पढ़ देता हूँ। ही इज 60, आई एम 40+, ऐसे कथन के साथ कहानी शुरू होती। यह मैं हूँ, यह मैं हूँ, यह वो हैं, वे मतलब चाची, चाची मतलब रीना। मैं रीना को चूमने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ चुका हूँ, अब यहाँ से कोई वापसी नहीं। चाची की खुली छाती से साइकिल के स्पोक की किर्र किर्र ध्वनि आ रही है। मैंने एक बार साइकिल की घंटी बजाई, मैंने एक बार साइकिल से कहा आहा जाने मन। ये आगे मेरा पढ़ने का भी साहस नहीं हो रहा। अब इस कहानी को विद्यार्थियों को कैसे बताएंगे आप? ये समकालीन कहानी क्या रचना करने की जिद बनाती चली जा रही है, ये मुझे समझ में नहीं आता। मैं इस विषय को छोड़ता हूँ। मैंने केवल ये कहानी इसलिए आपके सामने रेफरेंस के रूप में उठाई कि हमारे पास संदर्भ रहना चाहिए, हमें जानना चाहिए। मुझे लगता है आप में से कुछ पाठकों तक ये पहुँची ही नहीं होगी। ये गति है समकालीन कहानी की, ऐसा अधोपतन, ऐसा अधोगति को प्राप्त हुई है कहानी। ये समकालीन कहानी का संदर्भ है। समकालीन कहानी में सब अच्छा ही नहीं है। NP सिंह साहब हैं, उनकी एक कहानी है हे राम। अब हे राम कहानी जरूर ठीक है। हे राम कहानी आज गजब मजबूरी की कहानी है। अभी तक आपने क्या कहानियां सुनी थी? एक आदमी बेईमान हो गया, तो जब वो बेईमान हो गया तो समाज उस पर दबाव बनाता है, समाज उसे दंड देता है। इसके ठीक उलट कहानी है।
NP सिंह साहब की हेराम कहानी। रजिस्ट्री ऑफिस का एक बाबू है, वो ईमानदार है, यही उसकी सबसे बड़ी समस्या है। वो जीने नहीं पाता, उसे लोग फर्जी फंसाते रहते हैं, सिस्टम चलाने के नाम पर विवश करते हैं, मजबूर करते हैं, और अंत में वो स्वस्थ नहीं रह पाता, परेशान हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि ईमानदार होना कितना कठिन काम है। ये एक कहानी। आपने गीत चतुर्वेदी का नाम सुना होगा। गीत चतुर्वेदी में की एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है सावंत आंटी की लड़कियां। आप तो दक्षिण से अनेक विद्वान लोग यहाँ दक्षिण भारत से हैं। राजा बाली वहाँ केरल और उधर नीचे शासन था। राजा बाली के यहाँ जब भगवान वामन पहुँचते हैं तो उसे रक्षा सूत्र बांधते हैं भगवान वामन राजा बाली को, और एक मंत्र पढ़ते हैं, एन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबली तेन ताम प्रतिबधनामि रक्षे माचल माचल। ऐसा रक्षा सूत्र। बाद में यही रक्षा सूत्र बहनें अपने भाइयों के कलाइयों पर बांधने लगी। मुगल काल का इतिहास बताता है कि अकबर के हाथ पर किसी ने रक्षा सूत्र बांधा तो अकबर ने रक्षा की। आप इस प्रकार के रक्षा सूत्र की अनेक कहानियां आप पढ़ते रहें। अब सावंत आंटी की लड़कियां, इस कहानी में गीत चतुर्वेदी जी अपनी इस परंपरा का माखौल उड़ाती कैसे दिखती हैं। एक लड़की है, एक लड़का है। लड़की लड़के के हाथ पर राखी बांधती है और जब थोड़ी सयानी होती है तो उसी लड़के के साथ भाग जाती है। अब ये कहानी संस्कृति को अब मुझे समझ में नहीं आता कि किसी षड्यंत्र की कहानी है, किसी विदेशी प्रभाव की कहानी है, संस्कृति को नष्ट करने वाली कहानी है, हमें हमारी औकात बताने वाली कहानी है, या हमें नीचा दिखाने वाली कहानी है, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन लड़की उस जिसके जीवन से जिसको राखी बांधती चली आ रही थी, सयानी होने पर उसी के साथ भाग जाती है। लोग सवाल करते हैं तो कहती है कि मैंने थोड़ा कहा था कि तुम मुझसे राखी बंधवाओ। लोग बंधवाते थे तो मैं बांधती थी, अब जब से मैं सोचने समझने लायक हुई हूं मैंने तुमको भाई कभी नहीं माना। ऐसा कहानी। अब ये मूल्यों के विघटन की कहानियां हैं, ये समाज के पतन की कहानियां हैं, अधः पतन की कहानियां हैं, परंपरा को पीछे छोड़कर नई परंपरा के निर्माण की कहानियां हैं, नैतिकता की नई कसौटी गढ़ने की कहानियां हैं, नई परिभाषा गढ़ने की कहानियां हैं, और सरल शब्दों में कहें तो मौज मस्ती की कहानियां हैं। ये कहानियां समकालीन कहानी का प्राण बनकर उभरी हैं। मुझे ये एक और कहानी है, एक और इसी प्रकार की कहानी, एक और कहानी है मनाली चतुर्वेदी का नाम आपने सुना होगा। बिल्कुल ऐसे पिछले 10-15 वर्षों से लिख रही हैं। मनाली चतुर्वेदी ने एक कहानी लिखी, एक टीटी की कहानी है। देखिए आप, ये कहानी तो आप रोज़ अनुभव करते हैं इसलिए आपको नई नहीं लगेगी। एक टीटी है, ट्रेन में दो लोग बैठे, एक आदमी सफ़ेद कपड़ा पहनकर बैठा है, नेता है, और एक गांव का आदमी बैठा है, वो टिकट लेकर बैठा है। अब जब टीटी जाता है तो जो टिकट लिया आदमी है उससे दुर्व्यवहार करता है, उसको ट्रेन से उतारता है, उसे अभद्रता करता है। जो बिना टिकट के नेताजी बैठे हैं उनका सम्मान करता है, उनकी आदर करता है। ऐसा कहानी तो चलिए, ये कहानी तो सत्य कहने वाली कहानी है, लेकिन ये इस प्रकार की, लेकिन ये कहानी मन में क्या प्रभाव डालेगी? हमारा कोई मजदूर, हमारा कोई ग्राम में जब टिकट लेकर चलेगा क्या? ये बताने की कहानियाँ रची जा रही हैं। लेकिन ऐसी कहानियाँ हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि एक और कहानी आपको मैं ज़रूर, मुझे लगता है उदय सहाय का नाम लेना जरूरी है। उदय सहाय जी हैं, उन्होंने तीर्थमय यात्रा एक कहानी लिखी। तीर्थमय यात्रा में एक ग्रुप तीर्थ करने चला गया है, तीर्थ करने गया है, उसमें परिवार के सब प्रकार के लोग हैं। अब देखिए, दर्द आप इस कहानी का देखिएगा, आपको तकलीफ होगी, क्योंकि आपकी तकलीफ को मैं उकेरना भी चाहता हूँ। मुझे लगता है कि समकालीन कहानी के इस गंदगी को, या समकालीन कहानी की इस नई नैतिकता की परिभाषा को, या समकालीन कहानी के इस पतन को सबको जानना चाहिए। एक कहानी है तीर्थमय यात्रा। तीर्थमय यात्रा में मोहिंदर नाम का एक युवक है और रूपाली नाम की एक लड़की है, ये भी शामिल हैं उसी यात्रा।
कहीं तीर्थ में गए हैं, एकांत प्रदेश है, तो रूपाली रास्ता भटक जाती है और मोहिंदर से रास्ता पूछती है। रास्ता बताने के नाम पर मोहिंदर शोषण करता है, बलात्कार करता है रूपाली का। फिर दोनों लौट के भी आते हैं, क्योंकि ट्रेन तो वही है ना, बस तो वही है, पैदल चले जाएंगे क्या। रूपाली अपनी बात कहती है। लोग जान भी जाते हैं कि ऐसी घटना हुई है, लेकिन सब लोग मौन। मुक्तिबोध की कविता याद आ रही होगी कि कवि विदूषक सब हैं चुप, इब्ने गजाली अल जिन्ना, इब्ने सिन्ना अल गजाली सब चुप हैं, सारा दरबार चुप है। ऐसे ही वो जित तीर्थ यात्रा को जो दल है, रूपाली की कथा को जानने के बाद भी चुप रहता है। अब ये चुप रहना बताना चाहता है लेखक कि इसके खिलाफ खड़ा करना चाहता है। बड़ी विचित्र कहानी है। इस तरह की कहानियों को पढ़ने का संस्कार ही नहीं है अपने को। ऐसी कहानी हम फिल्में देखते हैं, कुछ अपनी कहानियां फिल्मों की तरह हो गई। एक और कहानी का नाम लेता हूं। कहानी का नाम है सफ़ेद चूहा। मुझे याद नहीं आ रहा है कि इसके लेखक कौन है। सफ़ेद चूहा में विजय जी की कहानी है, लेखक हैं विजय जी। सफ़ेद चूहा कहानी है। अब सफ़ेद चूहा में देखिए पूरा तंत्र बना है। हमारे साथ कोई अपराध होता है तो हम न्यायालय जाएंगे ना, हम पुलिस में जाएंगे ना, हम प्रशासन में जाएंगे ना। यह कहानी कहती है कि कहानी की जो सुविधा है वो पुलिस और न्यायालय की शरण में नहीं जाती, अपने साथ अन्याय करने वाले वाड़ेकर से निजी रूप से दुश्मनी निभाने का और उसे शराब पिलाकर भिखमंगा बनाना, और इस प्रकार से अजीब एक माने कॉस्मेटिक सेंस की कहानी है। और दो तीन कहानियां जो बहुत तकलीफ देंगी आपको। उनमें से एक कहानी है ऋतु सारस्वत की मुक्ति। ऋतु सारस्वत की जो मुक्ति कहानी है, एक महिला है, वो बिल्कुल पूरी तरह फिट है। फिल्मों में भी देखा होगा आपने, पूरी तरह फिट है, सब कुछ है, लेकिन वो समाज में पगली बनकर जिंदा है। लोग उससे पूछते हैं कि क्यों, कहते हैं कि समाज की नैतिकता पर मुझे भरोसा नहीं रहा, पगली बनकर रहने में ही अधिक भरोसा है मुझे, कम से कम आत्मरक्षा तो कर पाऊंगी, ऐसा समाज। पगली बनकर जिंदा है। ऋतु सारस्वत कहती हैं कि उसे समाज पर भरोसा नहीं। आज एक नया विषय चल पड़ा है, इधर समकालीन कहानियों में विषय ही नया है, तो जाहिर सी बात है कि पहले की कहानियों में नहीं रहेगा। कहानी है सरोगेट मदर की। सुभाष शर्मा की कहानी है कुदेशन, सरोगेट मदर की, मदरहुड की कहानी है। अब ये कहानी बड़ी विचित्र कहानी है। सरोगेसी होती है, उसे लोग खरीदते हैं, गुरिंदर सिंह सरोगेट मदर के रूप में उसका यूज करता है और अंत में उसे मार देता है ताकि कोई झंझट और सर दर्द न रहे। ऐसी कहानी। ऐसे ही रोहिताश्व की कहानी विश्वास है। चित्रा मुदगल की कहानी बेईमान भी इसी प्रकार की। अब मैं इन कहानियों का रेफरेंस और विस्तार नहीं करता, वो निर्णय बताता हूं जो इन 15-20 कहानियों से निकलता है। समकालीन कहानी जिस प्रकार की बात रखने की कहानी है, ये स्थिर चित्त भारतीयों के चित्त की परिवर्तन की कहानियां हैं। हमारे जीवन मूल्यों को झटका देने वाली कहानियां हैं। बचत का स्थान निवेश से लेने वाली कहानियां हैं। संयम का स्थान उपभोग से लेने वाली कहानियां हैं। सादगी का स्थान आक्रामकता से लेने वाली कहानियां हैं। धैर्य का स्थान त्वरित परिणाम से लेने वाली कहानियां हैं। सार्थकता का स्थान सफलता से, सहयोग का प्रतिस्पर्धा से, सामूहिकता का स्थान अकेलेपन से लेने वाली कहानियां हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां व्यापारियों और उद्यमियों को चाप रही हैं। शिक्षा, चिकित्सा और धर्म का व्यवसायीकरण हो गया है। उत्पादन महत्वपूर्ण नहीं रहा, मार्केटिंग महत्वपूर्ण हो गई है। धीरे 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 ईमानदार, मेहनती और उत्पादक जनता अब आज समकालीन कहानियों का विषय नहीं रह गया, बल्कि समकालीन कहानियों का विषय यौन उत्तेजना, मनोरंजन, छल, छद्म, प्रपंच और आडंबर, स्वांग, इस प्रकार की कहानियां। मध्य वर्ग भी समकालीन कहानियों के दायरे से बाहर है। किसान, मजदूर, सर्वहारा तो आपको कहीं दिखेगा ही नहीं, चरित्र है ही नहीं। समकालीन कहानियों में चरित्र नहीं है, पात्र हैं। चरित्र, नो चरित्र, पात्र हैं, रचे हुए पात्र, चरित्र नहीं है। चरित्र अनुकरणीय होते हैं। पात्रों की कहानी है, कथ्य नहीं है। कथ्य की जगह शिल्प की कहानी है। केवल
कर्तव्य की कहानी है, अदाओं की कहानी है, भाषिक लटकों झटकों की कहानी है। घटनाएं नहीं है, केवल प्लाटों की कहानी है। जैसे फिल्मों में प्लाट्स होते हैं, ऐसे प्लाट, मनोगत हलचल और प्रलाप की कहानी है। देश के जनता के दुख दर्द, आशा आकांक्षा और उसके जीवन के सच की कहानी नहीं है, बल्कि कामुक रीतिवाद की कहानी है, इंटरनेट के रीतिवाद की कहानी है। किसी को खिड़की से बाहर नंगे नहाते नायक नायिका नजर आते हैं। समाज को बदलने और सुधारने की धुन लगभग गायब है। प्रेम को लेकर रोने और आत्महत्या का समय नहीं है अब, ऐसी कहानी है, बल्कि प्रेम को एंजॉय करने की कहानी है। सारी दुनिया को जो नया समय है उस समय के साथ तेजी से चलने में अगर संबंध पीछे छूट जाए तो स्वीकार है, ऐसे संबंधों को पीछे छोड़ देने की कहानी है। मैं एक कहानी और प्रभात रंजन की एक कहानी जानकी पुल का जरूर आपको रेफरेंस दूंगा। प्रभात रंजन जी है, जानकी पुल लिखा है, जिसमें ईला चतुर्वेदी नाम की एक महिला है। अब ईला चतुर्वेदी भारत में रहती है, यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छा उसका किसी से प्रेम है और सब कुछ आगे बढ़ा है, अच्छा सा सेटलमेंट है। लेकिन उसे एक अवसर मिलता है अमेरिका में रह रहे एक युवक से विवाह करने का। तो पुराने प्रेम को छोड़कर वो अमेरिका जाना पसंद करती है। ये क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में क्या है, अमेरिका का ग्रीन कार्ड है। उसके दिमाग में क्या है, अमेरिका की नागरिकता है। उसके दिमाग में क्या है, अमेरिका का ऐश्वर्य और वैभवपूर्ण जीवन है। यानी हमारी भावनाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि जीवन का तदर्थ ऐश्वर्य, जीवन का भोग, जीवन का जो बाह्य वातावरण है वो महत्वपूर्ण है। ये भारतीय संस्कारों से बिल्कुल अलग प्रकार की कहानियाँ इस समय लिखी जा रही हैं, इस प्रकार की कहानियाँ आ रही हैं। मैं हृदयेश का नाम लेता हूँ। हृदयेश ने एक कहानी लिखी है पति पत्नी, और वो देखिए आप कितनी अद्भुत कहानी है। मैं थोड़ा 3-4 लाइनों में बता देता हूँ। एक पति है और एक पत्नी है, दोनों नौकरी करते हैं जैसे आजकल सब लोग। अब पति साहब दूसरी जगह नौकरी करता है, दूसरे शहर में पत्नी दूसरी जगह नौकरी करती है। अब क्या हो आप बताइए। दोनों 2 दिशाओं में नौकरी करते हैं, एक उत्तर में एक दक्षिण में। ऐसा नौकरी करने वाले परिवार की कहानी है। और होता क्या है कि पति पत्नी दोनों चले जाते हैं, रोज मिल नहीं पाते, तो फिर वो छुट्टी का समय तय करते हैं कि साहब इस दिन मिलेंगे हम। अब जब उस दिन मिलना होता है तो किसी को देर हो जाती है, कोई बात हो जाती है, नहीं मिलते। मिलते कहाँ है? स्टेशन पर। क्या? और स्टेशन पर कैसे मिलते हैं? पति जा रहा है और पत्नी आ रही है, ऐसा भेंट होती है। ये विचित्र प्रकार के दाम्पत्य जीवन का ये जो परिवेश है। पति के स्वागत की सारी तैयारियां धरी रह जाती हैं, दोनों स्टेशन पर मिलती हैं। पति को फुर्सत नहीं, पत्नी को फुर्सत नहीं। ऐसा स्टेशन पर मिलने वाले परिवार की ये कहानी ईला चतुर्वेदी के नाम से ये अपने हृदयेश जी की कहानी है। इस प्रकार की समकालीन कहानियां नए समाज के, जिस प्रकार के नए समाज का निर्माण चाहती हैं, ये भारतीय परंपरा और मर्यादा से कटा हुआ समाज है, भारतीय परिवेश से कटा हुआ समाज है, संस्कृति बोध से दूर हुआ समाज है। ऐसा समाज पश्चिम से प्रभावित समाज है, उदारीकरण से प्रभावित समाज है, वैश्वीकरण से प्रभावित समाज है। अपनी जड़ों को छोड़कर जीने का संकल्प लेने वाले लोग कितने दिनों तक प्रसन्न रहेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये कहना है कि हम हिंदी के विद्वान के रूप में, हिंदी के पाठक के रूप में अब इस प्रकार की कहानियों को विस्तार देने का, इस प्रकार की कहानी विद्यार्थियों तक पहुँचे, मुझे लगता है कि यह इस तरह का समय नहीं है। एक अनुशासन और एक मर्यादा होनी चाहिए। ये मर्यादा भंग हो रही है। इस प्रकार की कहानियाँ लोग अगर लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पाठक वर्ग है तभी लिख रहे हैं। कोई प्रकाशक छाप रहा है, यद्यपि इस समय छपाने का भी विचित्र प्रकार का व्यवहार है, लोग अपना ही पैसा लगाकर छापते हैं। लेकिन इस तरह की कहानियाँ आना ये बहुत बड़े टूटन, बहुत बड़े विखंडन या बहुत बड़े सामाजिक बिखराव का प्रतीक हैं। ये चेक होने लायक हैं, इन पर नियंत्रण होना चाहिए, एक मर्यादा होना चाहिए। ऐसे लेखकों की प्रशंसा नहीं होना चाहिए, ऐसे लेखकों पर आक्षेप होना चाहिए। ऐसे लेखकों की निंदा की जानी चाहिए हिंदी जगत में, जो इस प्रकार के क्रम भंग और मर्यादा भंग की रचनाएं करते। स्वतंत्रता के नाम पर आप जो चाहेंगे वो नहीं परोस सकते। जिस प्रकार से चैनल, टीवी चैनल ब्लड नहीं दिखा सकता, हत्या नहीं दिखा सकता, ऐसे साहित्य की भी एक मर्यादा है और उस मर्यादा का पालन जरूर करना चाहिए। साहित्य को उस मर्यादा से बाहर नहीं भागना चाहिए। मुझे समकालीन कहानी की इन 20
रचनाकारों और इनकी कहानियों को पढ़कर ये कहते हुए दुख हो रहा है कि मेरा मन छलनी हुआ है। मेरा मन, मैंने तो सोचा था कि इनको पढ़कर मैं बड़ी अच्छी बात करूंगा, लेकिन मन दुख से भर गया, मन तकलीफ से भर गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं क्या बताने वाला हूँ, विद्यार्थियों को इन कहानियों को कैसे बताऊंगा। आप तो प्रबुद्ध पाठक हैं। आदरणीय कोपब्रत जी ने कहा था कि समकालीन कहानियों और नैतिकता पर चर्चा किएगा। मैंने तो इन्हें पढ़ा था यह सोचकर कि कुछ नैतिकता का नया विमर्श सामने आएगा, लेकिन मैं हतप्रभ रह गया इस प्रकार की कहानियों को पढ़कर और इन कहानियों का मर्म जानकर। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि इस तरह की कहानियां बाजार में हैं, लोग पढ़ रहे हैं। मैंने नहीं पढ़ा था, मेरा दुर्भाग्य था। लेकिन इस तरह की कहानियों पर एक प्रकार का प्रतिबंध और अनुशासन अवश्य होना चाहिए। ये ऐसी कहानियों से निर्मित होने वाला समाज श्रेष्ठ समाज नहीं हो सकता, वीर व्रत वाला समाज नहीं हो सकता, शील वाला समाज नहीं हो सकता। हम लोग कैसे समाज के लोग हैं? शीलवान समाज के लोग। शील हमारे समाज की मर्यादा है, हमारे समाज की विशेषता है। शील को भंग करना, शील को नष्ट करना, शील को पीछे छोड़ने की ये कहानियां सामाजिक पतन पैदा करेंगी, सामाजिक उन्नयन और उत्कर्ष नहीं पैदा करेंगी। ऐसा मेरा इन 20 कहानियों से, इन 20 लेखकों से निकाला गया, इनकी इन कहानियों से निकाला गया निर्णय है। मुझे लगता है कि आप एक प्रेरणा के रूप में मैंने अपनी बात कही है। आप इन कहानियों का और विस्तार करेंगे और पढ़ेंगे और नए नए संदर्भ आपको कहानियों में मिलेंगे। ये मेरा दुर्भाग्य था कि मुझको इस प्रकार की कहानियाँ मिल गई और जिनको लेकर आपके साथ बात करना पड़ी। मुझे तो कुछ कोफ्त भी है, कुछ दुख भी है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सुधी पाठकों को इस प्रकार की कहानियाँ पढ़ने को न मिलें और अच्छी कहानियाँ पढ़ने को मिलें, जिससे एक अच्छी और सार्थक चर्चा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कोपब्रत जी। अगर